तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू इन फैक्ट में। यह लाइट का दूसरा वीडियो है। तो इसमें आज हम कवर करेंगे, कल हमारे छूट गए थे समतल दर्पण के कुछ उदाहरण। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के उदाहरण और गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आज हम इतनी चीज कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के उदाहरण। कल हमने जो है समतल दर्पण तक पढ़ा दिया था इसको, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जा करके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये जो उदाहरण हम बता रहे हैं आज, तभी वो समझ में आएंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको ये उदाहरण समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जैसे हम गोलीय दर्पण से बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आने लगेगा। तो आइए चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर है पहला उदाहरण। पहला उदाहरण कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि जो आपका, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आपका क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो कल हमने बताया था, कल हमने 3-4 पॉइंट पढ़ाए थे, ठीक है। उनको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। पहला बताया था कि समतल दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण के सामने यदि हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, मान लीजिए कि हम दौड़ते हैं, हिंटते हैं या दर्पण की तरफ जाते हैं या दर्पण की तरफ से दूर जाते हैं, तो वो हमारा 2v वेग से, यानी कि 2 गुना वेग से दर्पण में हमारा गति करेगा, ठीक है बच्चों। और तीसरा डिस्कशन किया था कि जो हमारी वस्तु है, ठीक है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूर पर रखी होगी तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका समतल दर्पण है, यहाँ पर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दूरी पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे क्या होगा कि 4 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। कितना, 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है। पुनः बनाए लेते हैं। ये आपका है समतल दर्पण, ठीक है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपकी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी वस्तु है, ठीक है। दर्पण को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी वस्तु रखी है और वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो हमने बताया है कि दर्पण में जो है, समतल दर्पण जो होता है उसमें जो है वस्तु की लंबाई सेम रहती है और कितनी दूरी पर बनेगी, तो वो भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर क्या होगा, उसकी प्रतिबिंब होगा। 4 सेंटीमीटर क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो समझ में आ गया। तो इसका आपका आंसर होगा, इसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। तो इसका पार्टिकुलर आप आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे चूंकि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि समतल दर्पण जो होता है आपका, तो समतल दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही लंबा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। कितनी है, 170 सेंटीमीटर। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये भी हमने कल आपको बताए थे कि अगर आपको अपने शरीर का, ठीक है,
अगर पूरा प्रतिबिंब चाहते हैं समतल दर्पण में तो क्या करेंगे कि अपनी लंबाई का हाफ, कितना, अपनी लंबाई का आधा क्या करेंगे आप समतल दर्पण ले लेंगे, तो आपका जो है पूरा प्रतिबिंब दर्पण में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमें लेना क्या है समतल दर्पण की आवश्यक होगी, यानी कि समतल दर्पण हमें लेना है कि कितना ऊंचा या कितना बड़ा ले। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारी वस्तु की लंबाई कितनी है 170, कितनी है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो दर्पण लेंगे तो वस्तु का कितना होगा, आधा होगा। तो ये वस्तु की लंबाई कितनी है 170 सेंटीमीटर, तो दर्पण क्या लेंगे 170/2, यानी कि इसका आधा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो इसका जब भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यानी कि 85 सेंटीमीटर का क्या करेंगे हम दर्पण को लेंगे। ये बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में जब भी हमें अपना पूरा प्रतिबिंब बनाना होता है तो जितनी लंबी, ठीक है, जितनी लंबाई वस्तु की होती है उसका आधा क्या करते हैं हम दर्पण लेते हैं, तब उसमें पूरा का पूरा प्रतिबिंब हमारा क्या होता है बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा था कि वस्तु की लंबाई 170 थी, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दर्पण कितना लेना होगा वस्तु की लंबाई से आधा, तो 170 का आधा यानी कि 85 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी बनता है, ठीक है, कितना 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। ओके, अब हमें क्या बताना है, देखिए उसने बोल रखा है कि ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, कोई बात नहीं समतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है बच्चे का कितना बन रहा है समतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कहीं क्या उसका प्रतिबिंब बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दूर उसका क्या कर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो हमने बताया है आपको कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अब हम आपको पता चल गया कि वस्तु आपकी कहाँ रखी होगी, समतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पहले, यानी कि वस्तु आपकी कहाँ रखी होगी यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको स्टेटमेंट के रूप में आप लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चूंकि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है दर्पण के जस्ट पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बच्चे की समतल दर्पण से दूरी कितनी, यहाँ पर 60 थी तो 60 सेंटीमीटर होगी। ऐसा आप स्टेटमेंट उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लिख नहीं रहे हैं, आपका HW आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में। अगर हम पूरा लिखने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से हम नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप इतने समझदार हैं, हाई स्कूल में आ गए हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। ओके, 4 नंबर में आते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आने दीजिए। फिर अगला कह रहा है कि व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था, लेकिन आज फिर से बता दे रहे हैं कि दर्पण के सामने क्या बोल रहे हैं, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु या व्यक्ति कोई भी जिस वेग से गति करता है तो दर्पण में उसका 2 गुना वेग दिखाई देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये दर्पण है। ओके, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, ठीक है, कितने की वेग से गति कर रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो दर्पण में उसका जो मोशन है, ठीक है, उसमें गति दिखाई देगी, तो किस वेग से दिखाई देगी, 2 गुना वेग से। तो अगर वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो दर्पण में कितने का करेगा, 5 गुणे 2, यानी कि 2 गुने वेग, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह क्या करेगा, गति करेगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण के सामने जब कोई वस्तु v वेग से गति करती है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता है, इसलिए समतल दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे उसी पेज पे
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक उदाहरण हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे गोली दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम? गोली दर्पण। आइए चलते हैं गोली दर्पण में। देखिए गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक कोई कांच का टुकड़ा है गोला सा। मान लीजिए कि ये आपका गोली दर्पण है, इसको हम बीच से ऐसे मान लीजिए काटते हैं, ठीक है। तो हम इधर पर अलग अलग लिखते हैं, ये भाग अलग लिख देंगे और ये भाग अलग लिख देंगे। तो ये भाग आपका ये हो गया, ओके, और इधर का भाग आपका ये हो गया, ठीक है। और एक बात आप जरूर नोट करके रखिएगा कि जो प्रकाश है, ठीक है, क्या प्रकाश आपका हमेशा लेफ्ट साइड से आता है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से आता है, ओके। यानी कि आपका प्रकाश हमेशा इधर से आएगा, ठीक है। वस्तु आपकी हमेशा इधर ही रखी जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और जो पॉलिश है आपकी, पॉलिश क्या बोलते हैं इसको? पॉलिश। पॉलिश हमेशा आपके राइट साइड में किया जाएगा। दर्पण के कहाँ पर करेंगे? राइट साइड पर। पॉलिश आपकी किस साइड करेंगे? राइट साइड पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका गोली दर्पण है, ओके, ठीक है। इस गोली दर्पण में हम पॉलिश करेंगे किस साइड? बाएं साइड। ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो हम इसके बाएं तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे डट 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 करके हम इसमें क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। पॉलिश कर देते हैं, ओके, पॉलिश कर दी, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये आपका मान लीजिए गोला बनाया, तो गोला में जो सेंटर बिंदु होता है, पॉइंट बिंदु होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? एक मध्य बिंदु होता है, उसका केंद्रक होता है, ठीक है। तो वही केंद्रक क्या कहलाता है आपका दर्पण का? उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? वक्रता केंद्र। जो मिडिल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें बाएं तरफ क्या कर दिया है? पॉलिश, ठीक है। तो बाएं तरफ पॉलिश कर दिया है, तो इसका ये भाग इधर का क्या है? चिकना है, और इसमें ये अंदर का भाग चिकना है, ठीक है। तो इसमें आइए इस अलग पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। ये आपका अलग पार्ट है, ठीक है, उनको अलग अलग कर लिया है, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये जो चिकना भाग, ठीक है, तो इसमें जो दबा हुआ भाग है, ठीक है, जिसमें दबे हुए भाग में पालिश होती है, ठीक है, और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, ठीक है। तो वह आपका होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन जिस दर्पण में, ठीक है, ये आपका जो सेकंड नंबर का दर्पण है, इसमें क्या है? दबा हुआ भाग क्या है? चिकना है। ये भाग आपका क्या है? चिकना है, ठीक है, चिकना है। और ऊपरी बाहरी भाग क्या है आपका? पॉलिश युक्त है। कैसा है? पॉलिश युक्त है, ठीक है। तो जिसमें दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वह होता है आपका अवतल दर्पण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है प्रकार, ठीक है। तो देखिए गोली दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, ये गोला है, ठीक है, पूरा गोला है, ठीक है। इस गोले के एक भाग में, ठीक है, बाएं तरफ यानी कि दबे हुए भाग में क्या कर दें हम? पॉलिश कर दें, और उभरे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, तो वह होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण क्या होता है? मान लीजिए कि आपका एक गोले का कांच है, ठीक है। अब इसमें क्या करें हम? ठीक है, इसमें उभरे हुए भाग पर क्या कर दें? पॉलिश कर दें। क्या कर दें? उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, और दबे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक है। दबे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक है। तो यह होता है आपका अवतल दर्पण। यानी कि दर्पण कितने प्रकार के हुए? गोली दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें से समझ लेते हैं कि कौन क्या चीज कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक सर्किल है, ठीक है, बहुत देर में बना पाए, ठीक है। ये आपको सर्किल दिख रहा होगा, ये आपका मिडिल पॉइंट है, ठीक है।
तो ये जो मिडिल पॉइंट है इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसे? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसे? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ओके, जो मिडिल पॉइंट होता है जहां से खींचा जाता है वो आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, लेकिन यहीं से एक सीधी रेखा खींची जाएगी। ओके, एक सीधी रेखा खींची जाएगी। ये जो आपकी सीधी रेखा है ये आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, लेकिन इसके जो है बाएं साइड में क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। सॉरी, राइट साइड क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। ओके, इसके इसके जो है राइट साइड क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वक्रता केंद्र, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण होगा। ये कितना? यहां से लेकर के ये आपका इतना पूरा, ये आपका क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? ये आपका उत्तल दर्पण होगा। और इधर का भाग जो है इतना जितना बच गया ये बाकी, ये आपका क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा। ओके, ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ होगा? दाएं साइड। और अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा? बाएं साइड। ठीक है, लेकिन प्रकाश हमेशा कहाँ से आता है? बाएं साइड से आता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस, ठीक है, फोकस होगा आपका दाएं साइड यहाँ पर। ठीक है, इसको कहते हैं पी, ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव, जहां पर मुख्य अक्ष, ठीक है, पृष्ठ को कट करती है, जहां पर मिलती है वहां पर क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्रुव हो गया। और जो फोकस होता है आपका ये बीच में होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? फोकस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दाएं साइड होता है और अवतल दर्पण के लिए फोकस बाएं साइड होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इनसे संबंधित कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। आइए चलते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनकी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि आपका एक गोली पृष्ठ है। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ का मुख्य जो है ये होता है आपका क्या होता है? ये दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है? ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच को जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का वक्रता केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इस गोले का मान लीजिए कि ये पूरा एक सर्किल है। ठीक है, मान लीजिए उत्तल दर्पण के लिए ये पूरा सर्किल पूरा करता है और अवतल दर्पण के लिए ये पूरा करता है। ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वह क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उसका मिडिल पॉइंट क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग क्या कहती है कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, दोनों के लिए हम बना करके समझाते चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका है अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमें बताना है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये इसका केंद्र क्या है? ये है, और इसका अवतल दर्पण का केंद्र है ये। ठीक है, ये है आपका उत्तल, ये है आपका अवतल।
इतना तो अब आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वक्रता केंद्र, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये आपकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए भी ये आपका P है ध्रुव, और ये है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इस कैपिटल R से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल R से। ओके, नेक्स्ट, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन गया उत्तल दर्पण और ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ओके, ठीक है, तो ये जो बीचों बीच ये सीधी रेखा जो होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, ये बात समझ में आएगी कि मुख्य अक्ष क्या होती है। ठीक है, एक सीधी रेखा जो केंद्रक से होकर, केंद्रक और ध्रुव से होकर जाती है। केंद्रक और ध्रुव, केंद्रक और ध्रुव से होकर के जो जाती है वह आपकी क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, अगली डिफिनीशन। फिर इसके बाद कहता है कि मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये आपका केंद्रक हो गया, इसका केंद्रक ये हो गया। ओके, ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। ओके, ठीक है, हमने बताया था कि प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से आता है। ठीक, मुख्य फोकस ये आपका है उत्तल दर्पण, ये आपका है अवतल दर्पण। ओके, ठीक है, मुख्य अक्ष कहता क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है वह अवतल दर्पण में यह मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, किसी भी में उस बिंदु के दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी ये प्रकाश किरण है। ओके, ये आपकी प्रकाश किरण है। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर आई और ऐसे निकल गई। ओके, निकल गई, लेकिन ये जा करके जहां पर मिलेगी, ठीक है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही थी, ये क्या हो जाएगी, आपकी मुख्य फोकस हो जाएगी। अवतल दर्पण में ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात, ठीक है, ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी मुख्य अक्ष के, वही उसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कहता है कि फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी इसी में समझा देते हैं कि जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष है आपका, ठीक है, ये जो परावर्तन के पश्चात जहां से ये निकली है, ठीक है, तो जहां पर इसका मुख्य फोकस होता है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी। क्या कहलाती, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं फोकस दूरी की। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि जो फोकस दूरी है आपकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस तल। ठीक है, फोकस तल क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तल के दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे पढ़ेंगे।
इनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में आगे पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और कुछ प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, वास्तविक, आभासी, ये सब सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज हमारा थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा था, जिस कारण से सही से वीडियो शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको दोबारा बना करके आपको अपलोड कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।